Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक साल 2017 में भारत में 72 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें मौजूदा स्टैंडर्ड के हिसाब से डायबिटिक घोषित कर दिया है। लेकिन नए नॉर्म्स की माने तो बहुत सारे डायबिटीज के शिकार लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या है वो खुशखबरी उनके लिए, देखिए रिपोर्ट। वक्त बेवक्त खाना, कुछ भी खा लेना, कसरत से दूर दूर का वास्ता नहीं, वक्त पर सोना नहीं, डे टू डे वर्किंग कल्चर में बड़ा बदलाव। इस बदलाव का एक पहलू ये भी है कि इसने हमारी सेहत का कबाड़ा कर डाला है। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इनमें डायबिटीज तो बेहद कॉमन है। डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में न सिर्फ कॉमन है, बल्कि डायबिटीज का हर 5वां मरीज हमारे देश में है। डायबिटीज टाइप 2 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक साल 2017 में भारत में 72 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज है, जबकि पूरी दुनिया में इनकी संख्या करीब 425 मिलियन यानी करीब 42.5 करोड़ है। लेकिन अब डायबिटीज पर एक खुशखबरी आई। खुशखबरी इसलिए क्योंकि किसी को डायबिटीज है या नहीं, इनके नॉर्म्स यानी मापदंडों में बदलाव किया गया है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने नए मापदंड दिए हैं। इनके मुताबिक खून में HbA1c लेवल 7 से 8% है तो नॉर्मल है। 8% से ज्यादा होने पर ही डायबिटीज होगा। अभी तक ये लेवल सिर्फ 6.5% माना जाता है। HbA1c क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि डायबिटीज है या नहीं है। इसके लिए जो पहले मिनिमम लेवल था उसे बढ़ा दिया गया है। नए नॉर्म्स के मुताबिक बहुत सारे लोग जो डायबिटीज का इलाज करा रहे थे उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान में भी वही स्टैंडर्ड फॉलो होते आ रहे हैं जो अमेरिका में होते हैं। लेकिन इन नए नॉर्म्स पर हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ एसोसिएशन तो इनका विरोध भी कर रही हैं। विरोध में ये तर्क दिए जा रहे हैं, भारत में डॉक्टरों का कहना है कि नई गाइडलाइंस को अनदेखा करना ही बेहतर है, क्योंकि भारत में डायबिटीज की बीमारी ज्यादा आक्रामक है। यहाँ कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा भारत में अपनी 3 मेडिकल एडवाइजरी बॉडी हैं, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, RSDDI यानी रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया और API यानी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। ये तीनों एजेंसियां भारत के हालात बेहतर समझती हैं। नए नॉर्म्स लागू होने से इलाज में भी दिक्कत आएगी। हम आपको बता दें कि मौजूदा नॉर्म्स देश में करीब 3 दशक से लागू हैं। अब आपको बताते हैं कि HbA1c क्या है और डायबिटीज के मौजूदा नॉर्म्स क्या हैं। HbA1c में Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। यहाँ इसे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। A1c हीमोग्लोबिन का वो पोर्शन होता है जो ग्लाइसेटेड हो जाता है, यानी जिसमें शुगर यानी ग्लूकोज चिपक जाता है। HbA1c कितने फीसदी है ये दिखाता है कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज ब्लड शुगर कितनी है। HbA1c में जितनी शुगर परसेंटेज होती है वही आपके पूरे खून में मानी जाती है। अभी तक जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक एक एडल्ट में अगर HbA1c रेंज 6% से कम है तो ये नॉर्मल है, 6 से 6.4% है तो ये प्री डायबिटिक लक्षण है, और अगर 6.5% है तो डायबिटीज माना जाता है। लेकिन नए नॉर्म्स में 7 से 8% HbA1c लेवल है तो ये नॉर्मल है। 8% से ज्यादा होने पर ही डायबिटीज बताया जाएगा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के नए नॉर्म्स के विरोध में ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों का रहन सहन और खान पान पर Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसलिए दवाओं का असर इन लोगों पर अलग तरह से होता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब पहले भी हम वही मापदंड फॉलो कर रहे थे जो विदेशी एजेंसियों ने दिए थे, तो अब विरोध क्यों? क्या कहीं इसमें डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों का निजी फायदा तो नहीं छुपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर RN टंडन हैं, IMA के एक्स सेक्रेटरी जनरल हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा भी मेरे साथ हैं, जो चेयरमैन है फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज के। और मेरे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर टंडन माफ कीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। सबसे पहले डॉक्टर टंडन, आई वुड लाइक टू कम टू यू। सर, आप बताइए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हमें इस इंटरनेशनल रिपोर्ट को मानना चाहिए? क्योंकि अगर
हम इन मापदंडों को मानते हैं तो देश में बहुत सारे ऐसे डायबिटीज के पेशेंट हैं जो एक्चुअली उस पेशेंट डायबिटिक पेशेंट कहलाने से बच जाएंगे। हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मैं आपने मेरे से ही सवाल पूछा जी है? जी 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 सर, अगर आपने मेरा हेलो? सवाल सुना है तो जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि वैसे तो हम इंटरनेशनल स्टडी या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो भी आती है उन मानकों को मानते हैं, तो फिर इसे मानने में हमें परेशानी क्या है? हाँ, नहीं, देखिए, दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। परेशानी और फ़ायदा क्या है, इसको हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये जो अचानक मापदंड चेंज कर दिए गए कि HbA1c जो 6.5 तक हम लेते थे कि अच्छा है, और हम आज ये बोलें कि 7 से 8 तक नहीं अच्छा है, तो इसमें बीमारी नहीं होगी 7 से 8 तक अगर HbA1c है। तो प्रॉब्लम ये आएगी सबसे बड़ी कि जो मरीज़ आज इलाज कर रहे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि HbA1c को आपने मैनेज करना है अप टू मैक्सिमम, बढ़िया रेगुलेशन है तो 6.5, अदरवाइज 7 तक आपको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करके रखना है। उससे ज़्यादा है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं कंट्रोल के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय ये है कि HbA1c की इम्पॉर्टेंस ही ज़्यादा इसमें दिखाई जा रही है। और आज की तारीख में अगर हम अपने इंडियन सिनेरियो की बात करें तो HbA1c एक ज़रूर बढ़ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि HbA1c को हमें मेजर करना चाहिए टू डायग्नोज, और उसके बाद ट्रीट करने के लिए इसका कि किस तरह से हमें HbA1c की मदद लेनी चाहिए। पर इतनी ज़्यादा HbA1c अभी हमारे रिमोट एरियाज में नहीं इस्तेमाल हो रही है। तो HbA1c के ऊपर सारी चीज़ें हम अपनी अगर बेस कर दें कि इस 6.5 तक जो हमारा अभी तक का मापदंड था कि अगर 6.5 तक। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मेंटेन कर लें हम HbA1c तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा है, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम है। और अचानक आज हम ये बताएं कि 7 से 8 तक आपको डायबिटीज़ नहीं है, और डायबिटीज़ अगर आपकी हो रही है तो 8 से ऊपर HbA1c है, तब आप इलाज शुरू करो, तो इससे बहुत कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। जब तक हम ये ना देख लें कि इस HbA1c को 7 से 8 में रखने में और उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, उनको हमें देखना है। क्योंकि आज की तारीख में 6.5 तक अभी तक लोगों का यही मानना है, जितने एक्सपर्ट हैं, कि ये शुगर लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के वो नहीं होंगे। अब 7 से 8 अगर हम कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका ये अंदाज़ हमारे को लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, इनके इफेक्ट देखने पड़ेंगे। अचानक आज हम ये कह दें कि कल से 7 से 8 जिनका अप टू 8 है HbA1c, उनको डायबिटीज का इलाज की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। डॉक्टर टंडन, अंदाजे की जो आपने बात कही कि भारत में किस तरह से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अनूप मिश्रा भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के। सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? और जिस अंदाजे की बात डॉक्टर टंडन कह रहे हैं, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि चलिए भाई, नए मानकों को हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारा फिलहाल स्टैंडर्ड चल रहा है कि 6.5% से ऊपर, अगर आप 6.5% से ज्यादा आपका HbA1c है तो आप खतरनाक रेंज में हैं, और उससे पहले अगर है तो फिर प्री डायबिटीज और नॉर्मल डायबिटीज के अंदर कंट्रोल होता है? मैम, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रोमो में जो आपने बताया ये गलत बताया। ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये गाइडलाइंस अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की नहीं, और उनके और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की नहीं है। ये तो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन ये गाइडलाइन दे रहा है, वो डायग्नोसिस की नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं इस गाइडलाइन के साथ, जो अगर लोग इसको लोगों में अगर उसको कार्यान्वित भी करें तो इसमें डायग्नोसिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल तो उतने ही लोग पहले डायबिटीज के डायग्नोसिस के होंगे जितने आज होंगे। ये केवल फर्क पड़ेगा
कि उनका कंट्रोल जो डायबिटीज की दवाओं से और लाइफस्टाइल से होता है वो कितना रखना है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस इशू, बिल्कुल क्लियर। मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूं सर, कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज की ये नई अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के ही नए मापदंड की बात की है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये डायग्नोसिस की नहीं है। अब मैम डायग्नोसिस का नहीं है, उसको अलग रख लीजिए। डायग्नोसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने पेशेंट कल थे और उतने पेशेंट आज भी रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। केवल उसके फॉलोअप में फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 30 साल से जो हमारे पास स्टडीज हुई हैं उसमें क्लियरली बताया है कि 7% से ज्यादा अगर होगा तो सारी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगे। आज उस स्टडीज को आप नजरअंदाज किसी हिसाब से कर ही नहीं सकते। और ये जो गाइडलाइन है ये उनके प्राइमरी केयर फिजिशियन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन की है, जो गांव में बैठते हैं, छोटी जगह में बैठते हैं, जिनके पास और साधन नहीं है, तो हो सकता है कि वो लूज थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ दें। लेकिन ये आम मरीज जो हमारे पास आता है और जिसका हम अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं उसमें किसी हिसाब से लागू नहीं हो सकता। इस चीज की आलोचना पूरी तरह से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने करी इस गाइडलाइन की, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने करी, और इंडिया में आरएसएसडीआई ने करी। मैंने जो स्टेटमेंट आज टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी हिसाब से इस गाइडलाइन को नहीं ले सकते फॉलोअप ऑफ पेशेंट में, और हमको पहले ही गाइडलाइंस को स्टिक करना है, वरना हमारे पेशेंट जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ आएंगी। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी कि आप ये बात कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पुरानी गाइडलाइंस है हमारे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेकिन सर, क्या इस नई रिसर्च से, क्या इन नई डेडलाइन से, या मैं कहूं पैरामीटर्स से, कोई भी आदमी अगर ये सोचे कि देखिए मेरी डायबिटीज जो है वो 7 से 8 के बीच में है या 7 से कम है, अब फिर भले ही वो 6.9% क्यों ना हो, आई एम नॉट इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट, यू थिंक ही शुड नॉट थिंक लाइक दैट? वेल, उनको इस तरह से समझना चाहिए कि 7 से नीचे हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए हैं, और 7 से ऊपर हैं तो कॉम्प्लिकेशन में होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को 7 पर रखना है। किसी को 8 में भी हम अलाउ करते हैं। वो कौन लोग हैं जिनको 8 में अलाउ करते हैं? वो 70-80 साल के वृद्ध लोग जिनको की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैंसर या किसी और चीज के कारण बहुत कम है, तो उनको हम कहते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तो ये हम कई चीजों पर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई यंग डायबिटिक है 40 इयर्स का, 50 इयर्स का, और उसके बाद लंबी जिंदगी उसको जीना है, तो उसको क्लियरली हमारे पास कोई और गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि ये 7% से नीचे हमको रखना है, चाहे किसी भी चीज से, चाहे दवा से, चाहे लाइफस्टाइल से। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी समझूंगी कि आखिर क्यों भारत में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर शिखा के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ डायबिटीज की बात कर रहे हैं, देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शिखा, आप समझाइए यहाँ पर, कोई भी आदमी, क्योंकि 6% से इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है, अगर 6 से ज्यादा आपका नंबर है, 6 से 6.5 के बीच पे भी है, तो आप प्री डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर तो यहाँ पर चलिए दवाई देता है, लेकिन क्या मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर, खान पान में बदलाव कर इसे कंट्रोल कर सकती हूँ? इज इट दैट स्टेज? जी, जैसे कि डायबिटीज को कहा जाता है इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि ये लाइफस्टाइल जो हमने फॉलो किया है उसी की उपज है, उसकी वजह से ये हमें मैनिफेस्ट हो जाती है। वी कैन कैरी ए जेनेटिक टेंडेंसी, यानी हमारे पेरेंट्स में अगर किसी को डायबिटीज है वी कैन कैरी दैट टेंडेंसी, बट जरूरी नहीं है कि वो डायबिटीज में तब्दील हो इफ वी आर एक्चुअली वॉचिंग एंड लुकिंग आफ्टर आवर डाइट एंड अ लाइफस्टाइल। नाउ 6 to 6.5 के बीच में जब एक पेशेंट को कहा जाता है प्री डायबिटिक है और यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन 2 fronts। पहली बात ये है कि नॉर्मली पेशेंट्स इग्नोर देयर हेल्थ, दे इग्नोर देयर डाइट, दे इग्नोर देयर लाइफस्टाइल एंड दे कीप पुशिंग इट कि ठीक है जब तक डॉक्टर कहेंगे नहीं तब तक जो चल रहा है सही चल रहा है। तो इसलिए 6 to 6.5 के रेंज में प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन
for notification. जब उनको हम एक कॉशन कर देते हैं या उनको एडवाइस करते हैं कि नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक योर हेल्थ मोर केयरफुली, योर न्यूट्रिशन, योर एक्सरसाइज मोर केयरफुली, तो वो सही समय पे बच जाते हैं, स्पेशली इन यंग डायबिटिक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डायबिटिक प्री डायबिटिक यंग है, अगर सपोज वो 30s में है, 40s में है या लेट 40s में है, उस समय अगर वो अपने हेल्थ में चेंजेस लाए, अपने खाने पीने में, अपनी एक्सरसाइज में, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही वुड बी लिविंग विद दिस कंडीशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो ये सही है कि अगर हम उसे 6 और 6.5 के बीच में ही कॉशन कर दें. बट हाँ, अगर हम उसे 7 और 7.5 के बीच में कॉशन करेंगे, इट विल बी टू लेट फॉर हिम टू मेक चेंजेस बिकॉज दी हैबिट्स ऑल्सो डोंट चेंज ओवरनाइट. ठीक है डॉक्टर मिश्रा, अब मैं आपसे जो सवाल मैं आपसे कर रही थी सर, वो समझना चाहूंगी, क्या कारण आप देखते हैं देश में, क्या लाइफस्टाइल और खान पान ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डायबिटीज के शिकार लोग ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं? इससे पहले मैं 2 स्पष्टीकरण आपको और दे दूं. जी. एक तो ये A1C 5.7 से 6.5 के बीच में प्री डायबिटीज होती है, 6 to 6.5 नहीं. ठीक है सर. और दूसरा, आप अगर हम जोर दे रहे हैं हीमोग्लोबिन A1C पर, हमको क्लियरली समझना है कि हम अगर ब्लड शुगर उसके साथ नहीं करेंगे तो कई बार हीमोग्लोबिन A1C बिल्कुल गलत आपको इंफॉर्मेशन देगा, स्पेशली जो लोग अनीमिया के होते हैं उनमें ठीक इंफॉर्मेशन देता नहीं है. तो मैं एक सबको बताना चाहता हूं कि A1C पर रिलाई मत करिए पूरा, और साथ में शुगर को जरूर लेकर, ब्लड शुगर की जांच जरूर लेकर चलिए. अब जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, ये हमको सब पता है और हम लोग रोज ही देखते हैं ऐसे पेशेंट जो कि जिनकी लाइफस्टाइल टोटली खराब हो गई है, या वो ऐसे लीड कर रहे हैं जिसमें कि ना तो एक्सरसाइज है, ना बैलेंस डाइट है, जैसे शिखा ने कहा, साथ में स्मोकिंग करते हैं, साथ में खूब अल्कोहल है, और साथ साथ में स्ट्रेस भी है. तो ये 5-6 फैक्टर मिलकर पिछले 10 साल में स्पेशली बहुत ज़्यादा इसका बढ़त हुई है. और 10 साल में, 15 साल में हमने करीब करीब 100%, 150% डायबिटीज बढ़ी हुई देखी है. और इसका कारण मेरा अपना ख्याल तो यह है कि बच्चों से शुरू होता है. हमने स्कूल में जाकर देखा, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो बिल्कुल मोटे हैं, उनका जो जंक फूड का सेवन है बहुत ज़्यादा है, उनकी मदर भी मोटी हैं, उनकी टीचर्स भी मोटी हैं, सारा एनवायरनमेंट एक ओबेसिजेनिक एनवायरनमेंट है. और उनको ठीक से पता नहीं कि उनको क्या करना है, क्या खाना है, और किस तरह की एक्सरसाइज पर कोई जोर नहीं है स्कूल में. तो ये सब सारे फैक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कोई लगाम नहीं है, और हम इसमें बढ़त अगले 10 साल में 200% और देखेंगे. डॉक्टर टंडन, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे ये समझना चाहूंगी, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन हो या हमारा लाइफस्टाइल हो, खान पान हो, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. क्या डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का यही फर्क है जो आप देखते हैं? लाइफस्टाइल, रहन सहन, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं. Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए पैरामीटर्स वहां बदले गए हैं और हम नहीं बदल सकते हैं. नहीं, आपकी दोनों ही बातें जो हैं वो हमारी डायबिटीज़ स्टेटस के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है. जो लाइफ स्टाइल वेस्टर्न कंट्री का चल रहा था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का चल रहा था, वो लाइफ स्टाइल ग्रेजुअली अब हमारे हिंदुस्तान में सारी जगह देखने को मिल गया है. और उस लाइफ स्टाइल और उस खान पान को जो अगर हम देखें, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता चला जा रहा है. अभी हमने उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो किया है, जैसे कि उनका जितना भी फास्ट फूड है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब की वजह से जो हमारा कंजम्पशन बढ़ा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो एक्सरसाइज करने की एक फितरत हुआ करती थी, जो पैदल चलने की एक फितरत हुआ करती थी एक हिंदुस्तानी में, एक पहले ज़माने में, वो एकदम अब ख़त्म होती चली जा रही है. यानी कि डाइट हमारी जो है वो वेस्टर्न हो गई है, डेवलप्ड वर्ल्ड की हो गई है, और एक्सरसाइज जो है हमारी जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की थी वो ख़त्म हो गई है. तो हम बिल्कुल एकदम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ गए हैं, और खाना जो है हमारा गड़बड़ होता चला जा रहा है, और मोर ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स हम जो ले रहे हैं, फास्ट फूड में सिर्फ मैदा और मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं.
वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप वर्ल्ड में इस समय डाइट के ऊपर जितना तवज्जो दिया जा रहा है वो तवज्जो हिंदुस्तान में नहीं है। वहाँ पे फास्ट फूड के ऊपर जितना कंट्रोल आ रहा है, खाने के ऊपर वो कैलोरीज लिख रहे हैं, कितना सॉल्ट है, कितनी शुगर है, कितना नुकसान कर रहा है, वो चीज़ें लोग वहाँ देख रहे हैं और उसकी वजह से उनकी डाइट जो है वो चेंज हो रही है। हमारी जो पुरानी हिंदुस्तानी प्रथा थी वो उस तरीके की डाइट के ऊपर जा रहे हैं, मोर टूवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म, और उसमें भी उन चीज़ों को ले रहे हैं जिनसे कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि खाने की ये चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी। आपकी डाइट को कंट्रोल करोगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, आपकी सारी जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। पर हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं जो हमारी अपनी हिंदुस्तान की देन थी, उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। तो हम फॉलो कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड को और डेवलपिंग वर्ल्ड में होते हुए बाकी अपनी जो चीज़ें थी उनको भूलते जा रहे हैं। तो जितनी खामियां हैं हमारी डेवलप्ड वर्ल्ड की उनको हम सब कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी जो अच्छाइयां हैं उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। शायद हम भी 20 साल बाद उनको वापस ढूंढेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे जिनको की डायबिटीज होने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते थे, उसकी वजह क्या थी? शायद वो एक्सरसाइज, वो उनका वॉक करना एक लंबे समय तक, खान पान का तरीका हो, लाइफस्टाइल हो, उन सब में देखो कि आज बदलाव करने की जरूरत है। शायद इसीलिए, बिल्कुल सर, इसीलिए शायद हमारे पैरामीटर्स उनके पैरामीटर से अलग है। डॉक्टर मिश्रा, अब इस समय जो व्यूअर हमारा शो देख रहा है, एक बात तो आपने क्लियर कर दी है कि भारत में जो पुराने पैरामीटर्स थे डायबिटीज के, जिसे आपने प्री डायबिटीज कहा, 5.7 to 6.5% की अगर आपकी डायबिटीज है तो आप प्री डायबिटीज के शिकार हैं। सर, ऐसे में डॉक्टर की जो सलाह होती है उस पर कई बार कोई भी पेशेंट अमल नहीं करता है या वो उसे उतना सीरियसली नहीं लेता है। कई बार दवाओं का सेवन भी समय पर नहीं हो पाता है, कसरत बताई जाती है वो भी नहीं करती है। उन पेशेंट्स को आपकी क्या सलाह होगी कि वो 6.5% के लेवल को क्रॉस ना करे, जो उनके लिए फिर काफी हानिकारक हो जाएगी? नहीं, इसमें तो देखिए हमारी सलाह बड़ी को क्लियर है। हमको 6.5 तो क्रॉस नहीं करना है, हमको 5.7 से नीचे लाना है। और प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन कि हम रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। आज वर्ल्ड वाइड जितने ट्रायल्स हुए हैं और जिसमें डीपीपी ट्रायल सबसे फोरमोस्ट है अमेरिका में जो हुआ है, उसमें सब प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स लिए हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। तो हम पूरी हद तक कोशिश करते हैं प्री डायबिटीज स्टेज में कि ये रिवर्स होकर और 5.7 से नीचे जाए, और ये 5.7 एक साल तक अगर रहेगा तो आपकी डायबिटीज रिमिशन में है। तो इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का वो है, लेकिन मेजर चीज जो बॉटम लाइन जिसको कहा जाए वो वेट लॉस है। और जो लोग पहले 6 महीने में 10% वेट लॉस कर लेते हैं उनको रिमिशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग नहीं एक्सरसाइज कर पाते तो उनको हम कुछ दवाएं भी देते हैं जो रिमिशन में ला सकती हैं। तो प्री डायबिटीज इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें रिमिशन हो सकता है। और नंबर 2, प्री डायबिटीज कोई इनॉक्यूअस कंडीशन नहीं है, उसके साथ हार्ट डिजीज उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी डायबिटीज के। तो द मोमेंट यू आर इन अ प्री डायबिटीज कैटेगरी यू आर एट हाई रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये सबको समझना चाहिए कि आप ऑलरेडी रिस्क पर हैं। बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर शिखा आपके पास आऊंगी। जो बात यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा ने कही बहुत क्लियरली, जिसकी शुरुआत हमने की थी, आपने कहा था कि लाइफस्टाइल में बदलाव, खान पान में बदलाव, ये वो फैक्टर्स हैं जो हम बात कर रहे थे कि सुधार ला सकते हैं। मैम, सर ने ये बात कही कि लाइफस्टाइल, स्कूलों में जंक फूड हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, उन माओं को क्या सलाह देंगी या स्कूल अथॉरिटीज को आप क्या सलाह देंगी कि कैसे वो बच्चों से उस लेवल से ही अगर हम बदलाव करते हैं तो फिर बड़े होने तक 20 साल बाद हमें अपने युवा के अंदर, अपने देश के यंग मैन के अंदर ये प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले? जैसे कि आपने कहा कि स्कूल में एक इन्फ्लुएंस बच्चे हो जाते हैं और वो एक बहुत ही अच्छी एज होती है जहाँ पे हेल्दी प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूट हो सकती हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको हेल्दी प्रैक्टिसेस अपने एक वीकली शेड्यूल में लानी चाहिए।
लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम इतने सारे स्टडीज और टेस्ट करते हैं, बट अपने गेम्स के एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में अगर वो एक हेल्थ कॉन्शियसनेस लाएंगे तो इट विल बी फार इजियर फॉर द चाइल्ड टू एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। सी आज हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये है कि जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई दे देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर हमारे अपने हाथ में हम कभी नहीं लेते कि हमारा क्या रोल है एज पेशेंट्स। एंड इफ द पेशेंट टेक्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बट टू मेक मेडिसिन एज द ओनली रिजॉर्ट मेक्स द पेशेंट कि ठीक है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच वी हैव टू चेंज इन स्टूडेंट्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा आपका। डॉक्टर मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टंडन थैंक यू सो मच। तो इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बस इतना ही, लेकिन एक बात तो तय है, इंटरनेशनल नॉर्म्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, जो डायबिटीज के प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, उन्हें ही फॉलो किया जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने यहाँ पर कहा कि भले ही आप प्री डायबिटिक हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को रिवर्स कर वापस हेल्दी हो सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने खान पान में बदलाव करते हैं। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.